हेलो एवरीवन। आज की क्लास में विंड टरबाइन पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे विंड पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि एयर के फ्लो को विंड कहते हैं। जो हमारा एयर है, हवा है, हवा के प्रवाह को विंड कहा जाता है। क्या होता है कि पृथ्वी पर सनलाइट या सन रेस के कारण कुछ स्थान ज़्यादा गर्म हो जाता है और कुछ स्थान ठंडा रहता है। मतलब कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस कारण से प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हमारा विंड चलता है, हवा चलती है, हवा फ्लो होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब सनलाइट धरती पर पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होता है, टेम्परेचर के कारण जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर एयर जो है उस वो हीट होकर उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। जैसे जो हमारी एयर है, तो जहाँ पर हवा मतलब जहाँ पर स्थान गर्म होता है तो उस कारण से वहाँ की एयर भी गर्म हो जाती है। एयर की गर्म होने पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। एयर की डेंसिटी कम होने पर जो हमारी एयर है, ठंडे प्रदेश जगहों, ठंडे प्लेस वाली जो एयर होती है वहाँ की डेंसिटी अधिक होती है। तो ठंडे प्लेस वाली जो अधिक डेंसिटी वाली एयर होती है वो कम डेंसिटी वाली एयर की ओर फ्लो होती है। तो इस प्रकार से जो एयर होती है वो फ्लो होती है, जिसे अपन विंड कहते हैं। ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारी एयर फ्लो होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी एयर है, एयर का फ्लो होना भी सूर्य के सनलाइट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वेयर डू वी गेट अवर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि अलग अलग यहाँ पर फील्ड आपको बताए गए हैं, जैसे कोल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल और विंड। तो अलग अलग इसमें कंट्रीब्यूशन बताया गया है कि किस फील्ड का कितना इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोल का 58% कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में। फिर हम गैस पावर प्लांट की बात करें तो गैस जो होता है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में 26% जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सप्लाई करता है। इसके बाद में 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो डीजल पावर प्लांट्स होते हैं वो 1% इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर सप्लाई करते हैं। विंड पावर प्लांट के द्वारा 3% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जनरेशन किया जाता है और सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये आपका कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है अलग अलग फील्ड का। जैसे कि कोल के लिए गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल और विंड पावर प्लांट्स के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके। इसके बाद में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया ऑल रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्ट टाइडल एंड जियोथर्मल पावर अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द सन। तो सन के कारण ही या सनलाइट के कारण ही मोस्टली जो सनलाइट के कारण ही आपको यहाँ पर सभी प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। किसको? टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी को छोड़ के। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, टाइडल और जियोथर्मल को छोड़कर सभी सनलाइट के कारण ही हमको यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होती है। द अर्थ रिसीव 1.74 इंटू 10 पावर 17 वाट्स ऑफ पावर पर आवर फ्रॉम द सन। प्रति घंटा जो हमारा अर्थ है वो 1.74 इंटू 10 पावर 17 वाट पावर सन से रिसीव करता है। ठीक है। अबाउट 1 और 2% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विंड एनर्जी। ठीक है। जो ये हमें रिसीव होती है, ठीक है, तो 2% जो एनर्जी है वो विंड के रूप में कन्वर्ट हो रही है, जो भी सनलाइट के द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, विच इज अबाउट 50 to 100 टाइम्स मोर देन द एनर्जी कन्वर्टेड टू बायोमास बाय ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। ओके। इसके बाद देखेंगे अ विंड टर्बाइन ऑब्टेन इट्स पावर इनपुट बाय कन्वर्टिंग द फोर्स ऑफ द विंड इनटू अ टॉर्क टर्निंग फोर्स एक्टिंग ऑन द रोटर ब्लेड्स। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंड टरबाइन होता है ये हमारा विंड से जो एयर के मोशन से एनर्जी को इनपुट करते हैं और उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच
the wind transfer to the rotor depends on the density of the air, the rotor area and the wind speed। ठीक है, तो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द विंड ट्रांसफर टू द रोटर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर। जो एनर्जी है, जो एनर्जी कन्वर्टेड एनर्जी है, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो एयर की डेंसिटी पर, रोटर के एरिया पर और विंड की स्पीड पर हमारी एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, जो हम एनर्जी है जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अ टिपिकल 600 किलोवाट विंड टर्बाइन हैज अ रोटर डायमीटर ऑफ 43 to 44 meters, a rotor area of some 1500 स्क्वायर मीटर्स। ओके, तो 600 किलोवाट एनर्जी को विंड टर्बाइन के माध्यम से प्रोड्यूस करने के लिए लगभग जो डायमीटर होगा वो आपके टर्बाइन का रोटर डायमीटर जो होगा वो 43 to 44 मीटर्स होगा। और जो यदि हम बात करें तो रोटर एरिया लगभग 1500 स्क्वायर मीटर का रखना होगा। ठीक है, द रोटर एरिया डिटरमाइन हाउ मच एनर्जी अ विंड टर्बाइन इज एबल टू हार्वेस्ट फ्रॉम द विंड। ठीक है, रोटर एरिया डिटरमाइंस हाउ मच, मतलब रोटर एरिया डिटरमाइन करता है कि कितनी एनर्जी को विंड टर्बाइन के माध्यम से आप विंड से एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है टिपिकली विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स। इसके आपके विंड टर्बाइन के कंपोनेंट है, जैसे फाउंडेशन है, कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड, टावर, एक्सेस लैडर, विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल, नेशनल जनरेटर, एनेमोमीटर, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ब्रेक, गियर बॉक्स, रोटर ब्लेड पिच कंट्रोल हब। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं वो आपके विंड टर्बाइन के कंपोनेंट्स है। ये आपके अलग अलग कंपोनेंट, यहाँ पर 13 कंपोनेंट दिखाए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन है, 1 नंबर के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेंशन करके दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको लोअर साइड में आप देखेंगे तो जैसे ये आपका फाउंडेशन बताया गया है, ये आपको फाउंडेशन बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको कनेक्शन बॉक्स मिल जाएगा और टावर है, ये आपका टावर है, फिर एक्सेस लेडर है। ठीक है, एक्सेस लेडर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जो आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके बाद में टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन दो प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है। इनके एक्सियल पोजीशन के आधार पे इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जैसे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होते हैं और जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यदि हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिजाइन। ठीक है, तो अ विंड मिल कैप्चर्स विंड एनर्जी एंड देन यूजेस अ जनरेटर टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विंड मिल जो होता है ये हमारी जो विंड एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है और उसके बाद में उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जो विंड होती है वो उससे हमारा जो टरबाइन है वो रोटेट करता है और जो टरबाइन होता है, टरबाइन को शाफ्ट के माध्यम से हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन से लेता है। तो यहाँ पर जो टरबाइन होता है, विंड मिल होती है, वो एज अ प्राइम मूवर वर्क करती है और हम उस टरबाइन के द्वारा प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी को हम इनपुट कराते हैं जनरेटर में, जिससे हमारा जनरेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा जो ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके टरबाइन के ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं। ये कैप्चर करता है विंड मिल्स, मतलब ये विंड मिल है, ये विंड एनर्जी को कैप्चर करता है और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर को लगा दिया जाता है। द डिजाइन ऑफ विंड मिल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउ इफिशियंट इट विल बी। ठीक है, तो जो डिजाइन होती है इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो विंड मिल है वो कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन डिजाइनिंग अ विंड मिल वन मस्ट डिसाइड ऑन द साइज ऑफ द टरबाइन एंड द साइज ऑफ द जनरेटर। ठीक है, तो विंड मिल डिजाइन करते समय टरबाइन के आकार और जनरेटर के आकार पर भी ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से हमें किस प्रकार से हमें विंड मिल डिजाइन करना है, या टरबाइन किस प्रकार से किस आकार और जनरेटर का क्या आकार होगा वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है,
A windmill built so that it too several interrupts the airflow through its cross sectional will reduce the effective wind velocity at its location and divert much of the airflow around itself. तो विंड मिल को हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, कुछ इस प्रकार से क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला विंड मिल को डिजाइन किया जाता है ताकि ये अधिक से अधिक एयर फ्लो को इंटरप्ट करे और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है एयर फ्लो में उसको रिसीव करके उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और उसको हम जनरेटर में इनपुट कराते हैं जिससे वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो इस प्रकार से विंड मिल को डिजाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है जिससे अधिक से अधिक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रखते हैं ताकि अधिक से अधिक रेजिस्टेंस, एयर के लिए रेजिस्टेंस पैदा करे और उसकी एनर्जी को रिसीव कर सके। ठीक है। मॉडर्न विंड मिल कैन अटेन एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 60% ऑफ द थ्योरेटिकली मैक्सिमम। जो हमारी आधुनिक विंड मिल होती हैं ये सैद्धांतिक रूप से इनको देखा जाए तो इनकी जो अधिकतम इफिशिएंसी होती है ये 60% के आसपास तक होती है। ठीक है। मोस्ट कॉमन डिजाइन इज द 3 ब्लेड टरबाइन। जो आज के समय में मोस्टली जो हमारे विंड मिल इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जो टरबाइन यूज किया जाता है उसमें मोस्टली 3 ब्लेड्स वाला टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज द स्टेबिलिटी ऑफ द टरबाइन। और ये सबसे कारण 3 टरबाइन यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इस कारण से हम 3 ब्लेड वाला टरबाइन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अ रोटर विद एन ऑड नंबर ऑफ रोटर ब्लेड्स एंड at least 3 blades can be considered to be similar to a disc when calculating the dynamic property of the machine। ठीक है। तो मशीन की जो आपका यहाँ पर जो रोटर ब्लेड्स होते हैं, रोटर ब्लेड यहाँ पर 3 रोटर ब्लेड्स वाले ही टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एटलीस्ट 3 ब्लेड्स। मशीन के गतिशील गुणों की गणना करते समय हम रोटर ब्लेड की एक विषम संख्या को डिस्क के समान माना जा सकता है। ठीक है। और कम से कम यहाँ पर हम 3 ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अ रोटर विद एन इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स विल गिव्स स्टेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर अ मशीन विद स्टिफ स्ट्रक्चर। द रीजन इज दैट एट द वेरी मोमेंट व्हेन द uppermost blade bend backward because it gets the maximum power from the wind, the lowermost blade passes into the wind side in front of the tower। ठीक है। यहाँ पर आपको 1 ब्लेड, 2 ब्लेड और 3 ब्लेड टर्बाइंस यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर। फिर कैलकुलेशन ऑफ विंड पावर, आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पावर इन द विंड इक्वल्स टू हाफ रो ए वी क्यूब, जहाँ पर रो क्या है, इफेक्ट ऑफ एयर डेंसिटी, और ए क्या, इफेक्ट ऑफ स्वेप्ट एरिया, एंड वी इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। ठीक है। स्वेप्ट एरिया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर से आप यहाँ स्वेप्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल स्वेप्ट बाय द रोटर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं, पावर इन द विंड। इम्पोर्टेंट ऑफ विंड स्पीड, no other factor is more important to amount of power available in the wind than the speed of the wind। ठीक है। दूसरा कोई फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है अधिक अमाउंट ऑफ पावर को जनरेट करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ जो होता है ये स्पीड पे ही डिपेंड करता है। जो हमारा पावर है, अमाउंट ऑफ पावर स्पीड ऑफ द विंड पे डिपेंड करता है। पावर इज क्यूबिक फंक्शन ऑफ विंड स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, वी मल्टीप्लाई बाई वी मतलब वी क्यूब। ओके। 20% इंक्रीज इन विंड स्पीड मीन 73% मोर पावर। यदि हम 20% स्पीड विंड की यदि इंक्रीज कर देते हैं तो 73% मोर पावर जनरेट होता है। तो 73% हमारा पावर जनरेशन इंक्रीज हो जाता है। डबलिंग विंड स्पीड मीन्स 8 टाइम्स मोर पावर। यदि हम डबल कर दें जो हमारी विंड स्पीड है तो हम 8 गुना अधिक पावर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। स्टेट वाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई है। इसको आप सभी रीड डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि किस स्टेट में कितना पावर यहाँ पर कितना पावर जनरेशन हो रहा है विंड मिल्स के माध्यम से।
ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और अदर सभी में यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि कितने मेगावाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जा रहा है स्टेट वाइज। ओके, फिर यहाँ पर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर टरबाइन है, टरबाइन किससे रोटेट कर रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझिए। ये आपके टरबाइन लगे हुए हैं, ठीक है, ये टरबाइन है। इसमें क्या होता है कि जब एयर चलता है, जब फ्लो ऑफ एयर होता है जिसको हम विंड बोलते हैं, जब विंड यहाँ से चलता है तो हमारे टरबाइन एयर से टकराते हैं, ठीक है, जो एयर है टरबाइन से टकराता है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एयर के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिसके कारण हमारा जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो रोटेट करने लगते हैं। उसके रोटेशन से क्या होता है कि जब यहाँ पर रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, और इस मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से हम जनरेटर को रोटेट करते हैं। जनरेटर में जो प्राइम मूवर होता है वो टरबाइन होता है, जब प्राइम मूवर टरबाइन वर्क करता है और यहाँ से टरबाइन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ जनरेटर में इनपुट कराया जाता है, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेटर के माध्यम से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो होता है, जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि उसको डायरेक्ट हम बहुत दूर ट्रांसमिट कर सकें, दूर दूर तक ट्रांसमिट कर सकें। जो यहाँ पर जनरेटेड एसी होता है वो 11 केवी होता है, तो उसको हम सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 132 केवी या 220 केवी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उस हाई वोल्टेज को या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से उसको दूर तक भेज देते हैं। फिर इसके बाद में जहाँ पर हमें उसको यूज़ करना होता है, फिर से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम उसको स्टेप डाउन करते हैं, कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है, मतलब जैसे यहाँ टरबाइन है, फिर यहाँ जनरेटर, फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, तो ये सारा सिस्टम होता है जिसको हम पूरा पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में एडवांटेजेस क्या हैं, तो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस बताया गया है, जैसे कि द विंड ब्लोस डे एंड नाइट विच अलाउस विंड मिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो जो विंड मिल होती है, क्या होता है, विंड और रात दिन दोनों में बराबर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एयर है, एयर का फ्लो दिन में भी होता है और रात में भी होता है, ठीक है। एनर्जी आउटपुट फ्रॉम अ विंड टरबाइन विल वेरी एज द विंड वेरीज, ठीक है। तो जैसे जो एनर्जी आउटपुट फ्रॉम अ विंड टरबाइन विल वेरी एज द विंड वेरी, जैसे जैसे यदि आपकी एयर का फ्लो, एयर सर्कुलेशन वेरी करता है, ठीक है, उसकी स्पीड वेरी होती है, उसी प्रकार से एनर्जी भी वेरी करता है, कम ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऑल दो द मोस्ट रैपिड वेरिएशन विल टू सम extent be compensated for by the energy of the wind turbine rotor, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनसेट करता है उसी प्रकार से हमारी एनर्जी भी कंपनसेट करती है। विंड एनर्जी इज डोमेस्टिक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट जनरेट नो पोल्यूशन एंड हैज लिटिल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसको डोमेस्टिक में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और दैट जनरेट नो पोल्यूशन, ये किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, और इसमें इन्वायरमेंटल किसी प्रकार का इन्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है, इस प्रकार से ये क्लीन होता है, ठीक है। इसके बाद में अप टू 95% ऑफ लैंड यूज फॉर विंड फार्म कैन आल्सो बी यूज फॉर अदर प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रेसिंग, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो जो विंड पावर में जो हमारा लैंड यूज होता है उसमें 95% हम उस लैंड को दूसरे लाभदायक कार्यों के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि खेती के लिए हो या फिर वानिकी के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए हम उस लैंड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 95% हम उस लैंड का उपयोग अदर एक्टिविटी, अदर लाभदायक काम में हम ले सकते हैं। The decreasing cost of wind power and the growing interest in renewable energy sources should ensure that wind power will become a viable energy sources in the United States and worldwide। तो विंड एनर्जी की घटती लागत और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की बढ़ती जो रुचि है,
को सुनिश्चित करना चाहिए। और जो विंड एनर्जी जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और दुनिया भर में व्यवहार ऊर्जा स्रोत बन जाएगी। यदि इसका हम लगातार इसका उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन इसका उपयोग अभी भी बहुत सी कंट्रियों में हो, चाहे वो यूएसए हो या अदर कंट्रियां हो, वहाँ पर विंड एनर्जी का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है। जो डिसएडवांटेजेस हैं, विंड टर्बाइन एंड द लैंडस्केप, लार्ज टर्बाइन डोंट टर्न एज फास्ट, अट्रैक्ट लेस अटेंशन। तो यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेज बताए गए हैं, जैसे लार्ज टर्बाइन को हम बहुत अधिक फास्ट नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इसकी को हम सिटी एरिया में कर सकते हैं। जो हमारा विंड प्लांट्स होते हैं वो अधिक साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब नॉइस क्रिएट करते हैं। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। द ओनली नोन साइट विद बर्ड कोलिशन प्रॉब्लम इज लोकेटेड इन द ऑलमोस्ट पास इन कैलिफोर्निया। Danish Ministry of the Environment study revealed that power lines are a much greater danger to birds than the wind turbines. Some birds even nest on cages of wind towers. तो ठीक है, इस तरह से ये डिसएडवांटेजेस है। कई बार हमारे जो पक्षी हैं ये भी कई बार नेस्ट वगैरह बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं, और वो नेस्ट कई बार विंड के कारण या जो हमारे विंड टर्बाइन्स के कारण डैमेज हो जाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये जो हमारे विंड पावर प्लांट्स होते हैं ये हमारे बर्ड्स के लिए भी डेंजरस होते हैं। ठीक है, कई बार बर्ड्स उससे कट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या जो भी बर्ड्स के लिए काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। तो ये हमारे विंड पावर के डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू।